हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप इसके अलावे मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जूल में मापी गई कार्य की मात्रा जो विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश की एक इकाई के स्थानांतरण द्वारा पूरी की जाती हैं कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी विद्युत विभवांतर। तो देखिए, जूल में मापी गई इकाई की मात्रा जो विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश की एक इकाई के स्थानांतरण द्वारा पूरा की जाती है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि अनंत से इकाई धनावेश की विद्युत क्षेत्र में जो है स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत कार्य बट्टा आवेश। क्या होता है? विद्युत कार्य बट्टा आवेश। विद्युत का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है जूल बट्टा कूलम्ब, यानी क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कहता है SAN का स्थान क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा SAN, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, SAN या सिनोट्रियल नोड दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित है। इसमें जो है प्रति मिनट 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जो है उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा आयन जो है सार्कोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम में प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रचुर मात्रा में जो है विकल्प से कोई जो है आयन नहीं होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बड़ी संख्या में कैल्शियम आयन होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशी कोशिका या मांसपेशी फाइबर के सार्कोप्लाज्म में मौजूद एंटी प्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। अब देखिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशियों की कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक विशेष रूप है। अंतःपरद्रवी जालिका कोशिकांगों सभी जो है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःपरद्रवी जालिका 3 विभिन्न संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं, सिस्टर्नी, उसके बाद है पुटिक एवं नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्स डिस्टलिस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्वकाल पिट्यूटरी। तो देखिए, पार्स डिस्टलिस को पूर्वकाल पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कपाल की जो है स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में उपस्थित रहती है, जिसको सेल टूरसिका कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सेल टूरसिका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115। अब देखिए 115 है कि आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं। बी ऑप्शन, यानी कोराइड। तो देखिए, आँख की मध्य परत को कोराइड कहते हैं। नेत्र गोलक 3 परतों से घिरा होता है। सबसे बाहरी जो है श्वेत पटल मध्य कोराइड और सबसे भीतरी रेटिना है। कोराइड आँखों को पोषण प्रदान करने के लिए रक्तवाहिकाओं से भरपूर होता है और नीले रंग का होता है। एक मानव आँख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। रेटिना और जो है ऑप्टिक तंत्रिका का जंक्शन, जहाँ कोई संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशीय उत्तक और रिंग जैसी संरचना को आइरिस कहा जाता है। श्वेत पटल के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग जो है अपनी समानता के बढ़ते क्रम में है। तो 116 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, विभिन्न वर्गों के बीच समानता के बढ़ते क्रम में जो है किंगडम, ठीक है, किंगडम लेस देन फाइलम लेस देन वर्ग लेस देन ऑर्डर लेस देन परिवार लेस देन जीनस लेस देन प्रजातियां हैं। ठीक है।
तो इसका जो है होगा कि उपरोक्त क्रम के साथ समानताएं बढ़ती हैं और उपरोक्त क्रम के साथ मतभेद क्रम होते जाते हैं। प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग संघ है और सबसे छोटा भाग जो है क्या है, प्रजाति है। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, अब देखिए वही टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम वर्गीकरण में प्रोटोजोआ समूह जो है शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि संरचना को पहचाने। ठीक है, ये जो है क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, क्या होगा, तो बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए चित्र में दिखाई गई संरचना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी झिल्ली जो फॉस्फोलिपिड जो है बाइलेयर है, नाभिक की झिल्ली के साथ निरंतर बनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ जो है रफ एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 118। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत है। तो ए ऑप्शन क्या है, कृत्रिम वर्गीकरण। तो देखिए पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने की जो विधि है ये कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। वर्गीकरण की इस पद्धति में पौधों की रूपात्मक विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अरस्तु ने पौधे को सरल रूपात्मक लक्षणों के आधार पर जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़ों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, उसके बाद है बेधम और हुकर। तो देखिए वर्गीकरण प्रणाली जो है फूल वाले पौधों के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली भी उन्होंने पौधों को क्रिस्टोगैप्स और फेनरोगेम्स में वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली विकासवादी अनुक्रम और आनुवंशिकी संबंध पर आधारित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कहता है कौन सा जो है आनुवंशिक विकार है। सी ऑप्शन, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशी प्रणाली का एक आनुवंशिकी विकार है। इससे कंकाल की मांसपेशियों का प्रगतिशील अधपतन होता है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। इसमें रोगियों का जीवन काल जो है अक्सर छोटा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो छोटा हो जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है कि कर्णपट झिल्ली को किस नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन, ईयर ड्रम। तो देखिए कर्णपट झिल्ली को ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह बाहरी कान का एक ऐसा हिस्सा है और बाहरी श्रवण मार्ग या श्रवण नहर के अंत में स्थित होता है। यह संयोजी ऊतक और त्वचा से बना होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक और त्वचा से बना होता है। कान की जो है अस्थियां होती हैं मेलियम, ठीक है, इनकस, मेलियस, इनकस और स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि और जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। इनकस जो है स्टेपीज से जुड़ा निहाई के आकार का कान का अस्थि पंजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषक चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 121 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषण चरण में एटीपी और NADH का उपयोग किया जाता है। यह कथन क्या है, गलत है। तो देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर है प्रकाश की जो ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है।
ठीक है। केल्विन बेंसक चक्र जो है 3 चरणों में बांटा जा सकता है। एक तो कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है अपचयन और तीसरा है पुनरुत्पादन। ठीक है। अब देखिए पुनरुत्पादन, क्वेश्चन नंबर देखिए 122, क्वेश्चन नंबर 122 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 की यदि बात करें तो कहता है कि नीचे दिए गए ग्राफ जो है किसकी गति को दर्शाता है, यह किस प्रकार की गति है। मान ले कि ग्राफ में नीचे की दिशा ऋणात्मक है, टी का मान भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कहीं भी ऊर्जा की हानि नहीं हुई है। मान ले कि विस्थापन बराबर 0 का तात्पर्य जमीनी स्तर से हैं। तो यहाँ देखिए 122 का जो होगा ये हो जाएगा आपको 122 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। यानी गेंद का वेग होगा u के साथ ऊपर फेंका गया, ठीक है, और आवधिक गति जो है t बराबर क्या है, u/g। तो देखिए t बराबर 0 पर विस्थापन क्या होगा, t बराबर 0 पर विस्थापन क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, t = 0 है तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार गेंद की गति जमीन से शुरू होती है। जब गेंद को समीकरण v बराबर u माइनस at का उपयोग करके वेग u के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमें v बराबर क्या प्राप्त होता है, v बराबर 0 प्राप्त होता है। अब t बराबर क्या होगा, तो t बराबर होगा u/g। ठीक है, u/g जो ग्राफ का सबसे ऊपरी बिंदु है। ठीक है, दूसरे ग्राफ में गति के लिए जो है t प्लस टी बराबर हो जाएगा आपको, t प्लस टी हो जाएगा 2t। ठीक है, t प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, तो 2t। ठीक है, तब क्या होगा, तो 2t बराबर होगा 2 गुने u/g, 2 गुने u/g की समयावधि के साथ जो है सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। यानी गेंद को वेग u के साथ ऊपर फेंका गया और आवधिक गति क्या होगा, तो t बराबर u/g। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 123 है कि निम्नलिखित में से किस चर का SHM में चरम स्थिति पर शून्य मान है। तो 123 का होगा बी, वेग। तो देखिए कि SHM में वेग का चरम स्थिति में शून्य मान है। ये देखिए SHM में चरम स्थिति में वस्तु तत्काल विश्राम की स्थिति में आ जाता है बल, और इसलिए त्वरण बल समीकरण के अनुसार इस बिंदु पर अधिकतम है कि F बराबर -k/x। सरल आवर्त गति SHM में प्रत्यायन बल कण के मध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। देखिए 124 है कि दिए गए आरेख में एक ग्राफ आदर्श गैस का है और दूसरा वास्तविक गैस का, सही विकल्प जो है निम्न में से कौन सा है। तो 123 की यदि बात करें, देखिए 124 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा, बी, एक आदर्श गैस और 2 वास्तविक गैस। तो देखिए ग्राफ जो है एक आदर्श गैस तथा तथा ग्राफ 2 वास्तविक गैस हैं। ठीक है, तो एक आदर्श गैस और दूसरा क्या है, वास्तविक गैस। वास्तविक गैसें आदर्श गैसों के विपरीत अणुओं द्वारा दिए गए आयतन पर विचार करती हैं, जिसके कारण माध्य मुक्त पथ कम हो जाता है, जिससे टकराव बढ़ जाता है और इसलिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यह देखने के लिए कि कौन सा ग्राफ किसका है, हम बहुत कम आयतन पर दबाव अक्ष के समानांतर जो है एक रेखा खींच सकते हैं। जिसका दाब अधिक होगा वह वास्तविक गैसों का होगा, इसलिए 2 वास्तविक गैस और एक क्या है, आदर्श गैस। तो देखिए जिसका दाब अधिक होगा वह वास्तविक गैसों का होगा, जिसका दाब जो है प्रेशर क्या अधिक होगा वह होगा वास्तविक क्या होगा, वास्तविक गैस का होगा। इसलिए यहाँ पे 2 वास्तविक गैस हैं, 2 जो है क्या है, वास्तविक गैस और एक जो है आदर्श गैस है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर क्या होता है, nRT। PV बराबर क्या होता है, nRT। ठीक है, और वास्तविक गैस के लिए समीकरण होता है P + n² A/v², इंटू में होता है, इंटू में V - NB बराबर nRT। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा, ये होगा रियल गैस। क्या होगा,
ये होगा रियल गैस, ठीक है, रियल गैस। और ये जो देख रहे हैं ये होगा आइडियल गैस। क्या होगा? आइडियल गैस, ठीक है, क्या होगा? आइडियल गैस। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो जिसका दाब अधिक होगा वह, जिसका दाब जो है प्रेशर अधिक होगा वह क्या होगा? जिसका दाब अधिक होगा वह वास्तविक गैस होगा। जिसका दाब अधिक होगा वह वास्तविक गैस होगा। और इसलिए यहाँ पे जो है क्या है, दो वास्तविक गैस हैं, ठीक है, और एक क्या है, आदर्श गैस है, और एक क्या है, तो आदर्श गैस हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए ग्राफ दूरी r के साथ गुरुत्वाकर्षण बल F की भिन्नता को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन, ठोस गोला। तो दूरी r और गुरुत्वाकर्षण बल F के विभिन्न ग्राफ जो है ठोस गोला से संबंधित है, ठीक है। ठोस किससे है? गोला से संबंधित हैं, ठीक है, गोला से संबंधित है। अब यहाँ पे यदि देखें कि जो है गोलाकार खोल जो होता है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, ये क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होता है F/m, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि एक गेंद, क्वेश्चन नंबर 126 है, एक गेंद एक नियत वेग से घूम रही है। कुछ देर बाद वह एक दीवार से टकरा जाता है। संवेग को छोड़कर जो है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऊर्जा। टकराव के दौरान नियत वेग से गेंद के घूमने पर संवेग जो है, संवेग के अलावा ऊर्जा भी संरक्षित रहती हैं। जब गेंद किसी दीवार से टकराती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दीवार पर स्थानांतरित हो जाती है और गेंद रुक जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा संरक्षित होती हैं, ठीक है, क्या होती है? कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। जब कोई गेंद एक स्थिर वेग से चलती है तो उसकी जो है शक्ति भी स्थिर होती है। जब गेंद किसी दीवार से टकराती है तो इसकी शक्ति जो है अचानक बदल जाती है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण तात्कालिक होता है। इस स्थिति में शक्ति का संरक्षण नहीं हो पाता है। जब गेंद किसी दीवार से टकराती है तो बल में अचानक परिवर्तन होता है, क्योंकि गेंद दीवार से एक बल का अनुभव करता है, जिसके कारण जो है वह दिशा बदलती है और इस स्थिति में बल क्या होता है? संरक्षित नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 127। क्वेश्चन नंबर देखिए 127 है कि जो है द्रव C का अपेक्षित घनत्व जो है 10 है, जबकि द्रव D का अपेक्षित घनत्व 15 है। यदि द्रव C की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो दोनों ट्यूब में तरल D की ऊंचाई में क्या अंतर है? आरेख में बिंदु 1 तरल C के समाप्त होने के ठीक बाद तरल D में है। तो देखिए 127 का यदि देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे बिंदु 1-2 पर, बिंदु जो है 1-2 पर जो है P1 बराबर क्या है? P2, यानी पास्कल के नियम से दाब नियत रहता है। P1 बराबर P2, तो यहाँ पे होगा क्या होगा? तो रो GH1 बराबर होगा रो GH2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये होगा 10 के पावर जो है 10 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब इंटू में 10 गुने 10 गुने 7, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर होगा 15 गुने 15, अपेक्षित घनत्व दे दिया गया है 15 गुने 10, 15 गुने 10 गुने 10 का क्यूब, ठीक है, 15 गुने 10 गुने 10 का क्या होगा? क्यूब होगा, ठीक है, 15 गुने 10 गुने 10 का क्यूब। तो यहाँ पे यदि देखें तो x बराबर क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपको, यहाँ पे ले लेंगे तो 10, देखिए 10 का क्यूब कट जाएगा, ठीक है, फिर ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो 10 गुने 7 क्या होगा? 10 गुने 7, और यहाँ पे x ले लेते हैं तो x बराबर होगा 10 गुने 7 और नीचे में क्या होगा? 15, यानी कितना होगा? तो 4.67 सेंटीमीटर। क्या होगा? 4.67 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक कैलोरी की परिभाषा क्या है? 128 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए एक कैलोरी की परिभाषा, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है और इसे 760 mm जो है Hg पर 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती हैं। वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी होती हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 129 है कि पेट्रोल इंजन में नॉर्किंग कैसे उत्पन्न होती हैं। 129 का होगा बी ऑप्शन, इंजन में सहज दहन के कारण। तो देखिए पेट्रोल इंजन में जो है नॉर्किंग इंजन में सहज दहन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सहज दहन के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली चयनात्मक झिल्ली हैं जो घुले हुए खाली स्थान कणों को गुजरने की अनुमति नहीं देती हैं। तो बी ऑप्शन बिले। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है चयनात्मक झिल्ली है जो घुले हुए बिले कणों को गुजरने की अनुमति नहीं देती हैं। यह एक प्रकार की जैविक या सिंथेटिक बहुलक झिल्ली है जो कुछ अणुओं या आयनों को प्रसार द्वारा जो है इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी परत है जो केवल विलायक के कणों को गुजरने देती है, लेकिन विलेय के कण या अणुओं को इससे होकर गुजरने नहीं देती हैं। प्लाज्मा झिल्ली के प्राथमिक घटक है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अर्धपारगम्य झिल्ली का रासायनिक नाम कॉपर फेरोसाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है कि हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करिए। ए ऑप्शन। तो देखिए हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है बारीक विभाजित मोलिब्डेनम है। ठीक है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हेबर विधि द्वारा। उसके बाद देखिए इसमें जो है कि हेबर विधि में शुद्ध नाइट्रोजन जो है 1:3 में रहता है, 1:3 में रहता है। और अमोनिया का उपयोग जो है कृत्रिम रेशम बनाने में होता है। और देखिए वर्षा तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 132, उस तरंग की आवृत्ति क्या है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है 10 न्यूटन मीटर है। तो देखिए तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 0.1 गुने 10⁻9 मीटर। ठीक है, क्या होगा 0.1 गुने 10⁻9 मीटर। ठीक है, और बेग यानी सी बराबर क्या होगा, तो एन लेम्डा। ठीक है, बेग यानी सी बराबर होता है एन लेम्डा। तो आवृत्ति एन बराबर क्या होता है, सी बाई लेम्डा। ठीक है, आवृत्ति क्या होगा, एन बराबर सी बाई लेम्डा। तो सी, तो देखिए प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸। ठीक है, नीचे में क्या होगा, तो 0.1 गुने 10⁻9 मीटर, 0.1 गुने 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये होगा 3 हर्ट्ज। क्या होगा, 3 Hz। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो याद रखना है आवृत्ति एन बराबर होता है सी बाई लेम्डा। आवृत्ति एन बराबर सी बाई लेम्डा। तो सी का मान होगा 3 गुने 10⁸ और लेम्डा का मान जो है ये कितना है 0.10 न्यूटन मीटर। इसको जो है कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.1 गुने 10⁻9 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 है कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं। 133 का सी ऑप्शन, सोडा चूना। तो कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ सोडा चूना के रूप में जाना जाता है। अब देखिए कुछ रासायनिक यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र। जैसे जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है CaOCl2। भारी जल का होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ का होता है CO2। क्या होता है CO2। मार्स गैस का होता है CH4 यानी मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस। क्वेश्चन नंबर 134 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है। तो 134 का होगा डी, पारा, मरकरी। तो देखिए पारा और कैल्शियम गैस नहीं है, पारा और कैल्शियम गैस नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन होगा। पारा और गैस जो है पारा और कैल्शियम गैस नहीं है। पारा एक द्रव धातु है, कैल्शियम ठोस धातु है। कुल 11 तत्व गैसें हैं जो कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। ये हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, पारे का उपयोग जो है धातुओं के
अमलगम के निर्माण में किया जाता है, सिंदूर के निर्माण में, मरकरी वाष्प लैंप बनाने में, थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 कथा नीचे दिए गए चित्र को देखकर कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी P1 P2 से क्या है, बड़ा है। P1 जो है P2 से क्या है, तो P1 P2 से बड़ा, P1 जो है P2 से बड़ा है, ए ऑप्शन। देखिए P1 का आयतन P2 से कम है, क्योंकि P1 का जो आयतन है, देखिए P1 का जो आयतन है ये P2 से क्या है, P1 का वॉल्यूम जो है P2 से कम है। ठीक है, P1 का आयतन P2 से कम है, अर्थात P1 P2 से बड़ा है, अर्थात P1 जो है P2 से बड़ा है। ठीक, तो देखिए बॉयल का जो नियम है यह है कि इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर गैस द्वारा डाला गया दबाव उसके द्वारा घेरे गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी P समानुपाती 1/v होता है। ठीक है, यानी P भी बराबर होता है कांस्टेंट, यानी नियत होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 136 है कि बड़ी मात्रा में औद्योगिकी कचरे को नष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि निम्न में से कौन सा है। 136 का सी, नियंत्रित भस्मीकरण। बड़ी मात्रा में औद्योगिकी जहरीले कचरे को आमतौर पर जो है, आमतौर पर क्या कहते हैं, आमतौर पर नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ताप अपघटन विधि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अथवा कम मात्रा में पदार्थों को जलाया जाता है। दबाव जो है प्रक्रिया के तहत जमीन में जो है गहरा गड्ढा खोदकर ठोस जो है कूड़े कचरे तथा अवशेष को गड्ढे में दबा देते हैं। पुनर्चक्रण विधि द्वारा अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है। कंपोस्टिंग एक जो है जैविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट कहता नैनो जो है, नैनो मटेरियल वे सामग्रियां हैं जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है। 137 का सी, 100 Nm। तो देखिए जिस सामग्री का कम से कम एक आयाम 100 न्यूटन मीटर यानी 1 से 100 Nm है, Nm से कम हो, उसे नैनो मटेरियल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने और 1 से 100 Nm तक जो है भौतिक आकार सीमा में नई सामग्री एवं उपकरणों की संरचना विकसित करने के लिए जो है तकनीकी उपयोग तथा विकास है। ठीक, अब देखिए कि नैनो तकनीकी उपयोग जो है भिन्न भिन्न में किया जाता है, जैसे विनिर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा के क्षेत्र में और पर्यावरण और भंडारण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138 है कि एक अणु चुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो सी ऑप्शन, क्रांतिक तापमान से नीचे। एक अणु चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, एक अणु चुंबकीय पदार्थ क्रांतिक तापमान से नीचे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप आता है जब उसका लौह चुंबकत्व अणुचुंबकत्व में बदल जाता है। ठीक है, इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। लोहा और निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 सी से 358 सी होता है। क्यूरी का जो नियम है यह अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यानी तथा तापमान परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट कहता है मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है। 139 का ए, अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर। मुख्य अक्ष को दो अपवर्तक सतह अग्र शीर्ष और पिछला जो है शीर्ष पर काटता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर हो फोकस कहलाता है। 140 कहता जब हम अपने दोनों हाथों को जो है हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं। सी ऑप्शन, बल युग्म। तो जब हम दोनों हाथों को
जो है हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम बल युग्म लगाते हैं। जब किसी पिंड पर दो समान लेकिन विपरीत बल कार्य करते हैं जो इसे घुमाते हैं, उसे बल युग्म कहते हैं। किसी पिंड पर बल द्वारा उत्पन्न घुमाने की प्रभाव को टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुनी हो जाती हैं तो नया संवेग क्या होगा। तो देखिए नया संवेग जो है क्या होगा, तो ये होता है P समानुपाती रूट अंडर के। ठीक है, यानी P1/P2 बराबर होगा रूट अंडर K1/K2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो यानी होगा P1/P2 बराबर रूट अंडर K1 और नीचे में होगा 4K1। ठीक है, यानी होगा P2 बराबर 2P1। क्या होगा, P2 बराबर 2P1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इसके प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग उसके प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ होता है। तो सी ऑप्शन, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका अर्थ है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता उसके आकार या मात्रा पर निर्भर करती है। ताप क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा को किसी प्रणाली की कुल आंतरिक ऊर्जा के माप के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए क्या है, आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में कौन सा एंजाइम शामिल है। बी ऑप्शन, यानी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो देखिए आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस शामिल है। 2 या 2 से अधिक भिन्न जीवों से प्राप्त कई डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर बनाए गए संश्लिष्ट डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहलाते हैं। ठीक है, आरएनए के रूप में जो है अनुलेखित आनुवांशिकी सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलना अनुवाद ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डीएनए सूचना के एक ही दिशा में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में प्रवाह को अणुजीव विज्ञान में सेंट्रल जो है डोग्मा सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण कोशिका चक्र का कितना समय इंटरफेज द्वारा व्यतीत होता है। तो बी ऑप्शन 95%। संपूर्ण कोशिका चक्र का 95% समय जो है इंटरफेज द्वारा व्यतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि जब केंद्रक की बात आती है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच क्या अंतर है। तो देखिए 145 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में क्या होता है, तो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें आनुवांशिकी सामग्री होती हैं, अर्थात इनमें जो है उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है कि सामान्य आकार छोटा यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और मात्र 1 गुणसूत्र होता है। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, तो यूकैरियोटिक सामान्यतः आकार बड़ा होता है यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर और इसमें केंद्रक पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन जो है समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विधियों में होता है। 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
अक्षर जो है गलत अंकित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पी एवं पी एंड आर। तो देखिए एक मानक ईसीजी का सही प्रतिनिधित्व जो है इस प्रकार हो जाता है कि यहाँ पे जो होगा क्या होगा, यहाँ पे होगा पी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको होगा आर, क्या होगा यहाँ पे पी आर, फिर यहाँ पे एस टी, ठीक है। तो ईसीजी में प्रत्येक अक्षर को टी से टी तक एक अक्षर से पहचाना जाता है जो हृदय की विशिष्ट विद्युत गतिविधियों से मेल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है, बी ऑप्शन। तो देखिए लिग्रीन न्यूरॉन का भाग नहीं है। प्रेरण संवहन के लिए जो है विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। न्यूरॉन्स कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, कोषापिंड, फिर है डेंड्रॉन और है एक्सॉन, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर है कि लिग्रीन लकड़ी को दृढ़ बनाता है। 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है, बी ऑप्शन, गोबर बीटल। गोबर बीटल हानिकारक जीवों की श्रेणी से संबंधित है जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। जुगनू एक ऐसा जीव है जो ना ही भोजन करता है और ना ही पानी पीता है। खरगोश एक ऐसा जीव है जो अपना मल खाता है। जानवरों द्वारा मल के सेवन को जो है क्रोमोफेजी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है उस जीव को क्या कहा जाता है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है। 149 का बी, यानी किस्टोन प्रजातियाँ। किस्टोन प्रजातियाँ संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है, ठीक। उसके बाद है कि कीस्टोन प्रजातियों के महत्व की समुद्री जो है उद्विलाव, जलशाही और समुद्री शैवाल के साथ स्टेलार समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा दर्शाया जाता है। अफ्रीकी हाथी जो है एक कीस्टोन प्रजाति हैं और फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट, यानी 150 जो है कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, ठीक है। तो इसका जो 150 का राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, क्या होगा ए ऑप्शन। तो देखिए यानी एस्बेस्टस धूल, तो एस्बेस्टस धूल की यदि बात करें तो ये होगा फेफड़ा, प्रभावित अंग होगा फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग फेफड़ा। सीसा से प्रभावित अंग क्या है, तो सीसा से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। सीसा से प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क है। पारा से प्रभावित अंग की यदि बात करें तो यह है उदर, क्या है, उदर। फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित अंग है रक्त जो है धाराएं, ठीक। तो एस्बेस्टोस धूल से जो है प्रभावित अंग है फेफड़ा। सीसा से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। पारा से है उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित जो अंग है यह है रक्त धाराएं, क्या है, रक्त धाराएं। कार्बन मोनोऑक्साइड का रक्त के हीमोग्लोबिन के प्रति अति बंधुत्व होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर अन्य विषय का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।